हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है कि हमारा प्रीवियसली जो है, 1 मिनट शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, तो हमारा ये आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल 3/8 है। ये लीनियर इम्पल्स एंड 3/9 ठीक हो गया, यानी लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। और अब ये देखें कि हमने पहले जो है वो जो वर्क एनर्जी हमने सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ किया। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने देखा कि उसमें एक्चुअली क्या होता है कि सारी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है ना, जो कि समेशन ऑफ एफ है वो भी जो है वो वेक्टर है, एंड एक्सेलेरेशन जो है वो भी वेक्टर है, जबकि एम क्या है वो स्केलर है। तो हमें वेक्टर इक्वेशन जो है वो लिखना पड़ती है। उसके बाद वर्क एनर्जी जो है वो देखा है, और वर्क एनर्जी में हमने एक चीज़ जो है वो देखी है, सही है ना, वो उसमें उसने बताया भी है कि अगर आप जो है वो जो सिस्टम पर जो फोर्सेज लग रही है ना, ठीक है ना, ये देखें, ये उसने कहा कि इन द प्रीवियस 2 आर्टिकल्स वी फोकस्ड अटेंशन ऑन द इक्वेशंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी विच आर ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी असल में होता क्या है, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है सारा इसी की ही मॉडिफिकेशन है, मैनिपुलेशन है, कोई नई चीज नहीं है, सही है ना। यानी अगर आप कहते हैं कि इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, सही है ना, इस इक्वेशन को अच्छा, इंटीग्रेशन अब करते क्यों है, पहले अब बात ये समझें। आप देखते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है इसके अंदर एक्सेलेरेशन है, ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, ठीक है। तो अब हम साफ जरा इससे अपर, तो एक्सेलेरेशन से बड़ी तो कोई क्वांटिटी है नहीं कि हम एक्सेलेरेशन का दोबारा डेरिवेटिव लें तो कोई डबल एक्सेलेरेशन आ जाए, सही हो गया ना। तो हमने इससे नीचे ही आना है, तो हमें साफ ज़ाहिर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की तरफ आना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अगर जो है वो उस एक्सेलेरेशन के साथ कोई वेलोसिटी चेंज आई है, कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज आया है, ठीक है। तो ये वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता था, वर्क एंड एनर्जी। और इसी चीज को अगर हम वो देखें, वो कहता है कि वी हैव फाउंड दैट द वेलोसिटी चेंजेस कुड बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन or in terms of the overall changes in energy. Okay, in the next 2 articles we will integrate the equations of motion with respect to time rather than displacement. तो अब हम इसमें उसमें क्या काम करेंगे कि हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे ये है डी एफ बाई डी टी हम कर देंगे, सही है ना, डी एफ बाई डी टी जो है वो कर लेंगे, यानी हम दोनों तरफ क्या है वो इंटीग्रेशन करनी है, याद रखें इंटीग्रेशन करनी है, सही है। तो हम एफ जो है वो इंटीग्रल जो है वो लेंगे, तो एफ डॉट जो है वो डी टी और इसी तरह एम ए डॉट डी टी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन की, अब उसके बाद जो है वो हम ये चीज़ें जो है वो रख देंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम की जो है वो ये बात करता है। तो लीनियर इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम के बारे में याद रखें। अब देखें वही काम की वजह से नहीं, आपको पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं, हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। एम ए को क्या लिख सकते हैं, वी। ये वी डॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है ना। वी डॉट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, सही हो गया। और अगर हम इसको इकट्ठा लिख लें, यानी एम स्केलर है साथ वी डॉट के साथ जो है वो, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना कि डी ओवर डी टी, यानी एम वी का जो है वो फर्स्ट, ये देखें डेरिवेटिव, तो ये जो है वो रिजल्टेंट जो है वो ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो ये आ गया। अब देख ले, मेरी बात सुन ले, न्यूटन सेकंड लॉ और इसमें कोई फर्क है, यानी इंपल्स और लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन राइट करने में।
देखें उसने लिखा है कि समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। ए को क्या लिख सकते हैं, वी डॉट, यानी वेक्टर होता है ना। अब हम, आपको पता है कि जो वी डॉट है इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, यानी वी डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई स्केलर नंबर हो, जैसे 5 या 6 है, तो हम जो है वो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं कि एम वी, यानी सारे का जो है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया। अब ये जो सारी चीज आ गई है, उसने लिखता है कि समेशन ऑफ एस असल में क्या चीज है, डी बाई डी टी, और एम वी ये असल में किसके बराबर है, इसको जी डॉट कहते हैं। और ये जो कैपिटल जी डॉट लिखा हुआ है इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। सही हो गया ना, यानी मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है, मैस का और वेलोसिटी का। और याद रखें कि ये जो मोमेंटम मौजूद है, ये जो मोमेंटम मौजूद है ये हमेशा यानी एट सम स्पेसिफिक इंस्टेंट है, ये कोई चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है। अभी देखिए, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लीनियर मोमेंटम जी इज इक्वल टू एम वी, यानी अब बात सुन लें, ये जो समेशन ऑफ एफ है वो किसके बराबर है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ये जो जी डॉट लिखा हुआ है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सही है। तो एम वी असल में किसके बराबर है, वो कैपिटल जी के बराबर है। और यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जी डॉट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है ना, हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो बन गई कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इक्वल टू इट्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया ना, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है रिजल्टेंट जो है वो सारी फोर्सेज का। साफ जाहिर है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका जो है वो देखिए ना, ये डी और डी टी, आपने एम तो आपको पता है स्केलर है वो कांस्टेंट है, अगर वी डॉट भी कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, जी डॉट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। रिजल्टेंट फोर्स उसी टाइम एक्ट करना है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज आ गई है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और एक बात याद रखें कि ये असल में एक्चुअल जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ की जो है वो स्टेटमेंट जो न्यूटन ने इटसेल्फ जो है वो दी थी, वो यही थी कि जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। सही है ना, ये बाद में हमने ये इस तरह बना ली है समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए वाली, ये बाद की लेटर ऑन जो है वो सारी मॉडिफिकेशन है जी। हाँ, इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यानी आप याद रख लें कि समेशन ऑफ एफ किसके बराबर होगा, वो जी डॉट के बराबर होगा, और जी किसके बराबर हो जाएगा, वो एम वी के बराबर हो जाएगा। जी एम वी के बराबर है और जी डॉट है समेशन ऑफ एफ के बराबर, ये याद रखना है। अब चूंकि ये भी वेक्टर इक्वेशन है तो इसके भी 3 कंपोनेंट बन सकते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो जी एक्स डॉट के बराबर हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई जी डॉट वाई के बराबर, समेशन ऑफ एफ जी जी डॉट जी के बराबर। सही हो गया। अच्छा जी, आगे इसी तरह जिस तरह आपके पास वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल था, वहां पे आ गया है अब लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। क्या आ गया, लीनियर इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बारे में बात जो है वो सिंपल सी है। ये देखें, आप इस इक्वेशन को देखें, यानी ये इक्वेशन देखें, इसको हम अगर डी टी इधर मल्टीप्लाई कर दें, जल्दी बताएं, डी टी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो समेशन ऑफ एफ डी टी बन जाएगा ना, और इधर क्या रह जाएगा, डी, और ये जो है वो जी रह जाएगा। सही है, यही रह जाएगा या कुछ और रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी कि मोमेंटम में चेंज, हम मोमेंटम में चेंज को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि G2 माइनस G1, यानी समेशन ऑफ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2 माइनस G1। ये बात समझ आई है यानी, जल्दी मुझे बताएं कि D, और ये इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ यार, आपको शायद मेरी बात की जो है ना वो कन्फ्यूजन हो रही है। ये देखें, जो ये चीज लिखी हुई है, ये देखें,
इसको हम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ये लिख सकता हूँ कि d इंटू जी, ठीक है, लिख दिया। अब हम ये डी जी का मतलब क्या है कि वो लीनियर मोमेंटम में चेंज बता रहा है, रेट ऑफ चेंज नहीं, ये है सिर्फ मोमेंटम में चेंज। तो अगर मैं कह देता हूं कि जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है, g2 है, सही है ना। तो और जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, वो g1 है। तो असल में जो dg है वो इसके बराबर है, यानी dg असल में किसके बराबर हो गया, वो g2 माइनस g1 के बराबर हो गया ना। यानी d क्या है, यानी डिफरेंशियल ऑफ g के मोमेंटम में, लीनियर मोमेंटम में चेंज कितने है, तो वो g2 माइनस g1 होगी। बताएं ये बात समझ आई है या नहीं, जल्दी बताएं। ये जो मैंने चीज लिखी है ना इस फार्मूले में, अब ये जो है वो dt क्या है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया ना, dt इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या रह गया dmv, mv को g कहते हैं, तो g2 माइनस g1, सही है। ये चीज आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, ये इक्वेशन की बाद में जो है वो कर लेना। अच्छा जी, तो अब यही चीज उसने लिखी है कि डी g2 माइनस g1, और इसको हम डेल्टा g लिख सकते हैं, ठीक हो गया ना। ये टाइम चूंकि इंटीग्रल टाइम का लिहाज से है तो टाइम के जो है वो लिमिट्स अप्लाई हो गई। तो हम इसको जो है वो और तरतीब से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि g1 इधर नेगेटिव है, इस तरफ आके पॉजिटिव होगा, तो g1 प्लस आ गया t1 t2, और ये कहता है इक्वेशन नंबर 3, वो कहता है द टोटल लीनियर इंपल्स ऑन m इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ m। तो ये देख लें, यानी अगर आपने किसी पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका मोशन के स्टार्ट पे मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे, mv का प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ वाली सारी फोर्सेस का टाइम के लिहाज से इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। बस आपने इसको याद रखना है। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ज़बानी कलाम में याद रखना है, सही है ना। सब ने इस इक्वेशन को सब ने याद रखना है। ये जो इक्वेशन बनी हुई है कि g1 और ये वाली, ठीक हो गया। तो इसको जो है हम क्लियर करते हैं, आगे आए जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बता दिया करो जी। अब इसी तरह ये देखिए, इस इक्वेशन के ये तीन कंपोनेंट बन गए ना स्केलर, साफ जरा g1 को लिख सकते हैं mv1। तो mv1 का x कंपोनेंट में अगर आप लिखेंगे तो ये x वाली इक्वेशन आ जाएगी, लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन, और लीनियर मोमेंटम इन z डायरेक्शन। तो ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर रेक्टिलिनियर पार्टिकल है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है वो सिर्फ एक इक्वेशन बच जाएगी। अगर है कर्वी लीनियर है तो फिर एक्स और वाई दो आ जाएगी, अगर स्पेस में है तो तीनों आ जाएंगी। ओके हो गया। आते जाएं, ये आगे उसने यही चीज उसको ना ये मतलब देखा है कि जी इनिशियल मोमेंटम ये हो गया वेक्टर, उसके बाद इंपल्स का वेक्टर इस तरफ है, इन दोनों का जो है वो ये देखें है टू टेल रूल से रिजल्टेंट ले लेंगे तो फाइनल मोमेंटम gmv2 आ जाएगा जी। सर मोमेंटम और इंपल्स में क्या डिफरेंस है, अल्लाह अकबर। जी, मोमेंटम और इंपल्स में देखो बात सुनो, क्या फ़र्क है। अब मोमेंटम असल में कहते हैं दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी एट एनी गिवन मोमेंट, ठीक है ना। यानी मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका आपने इनर्शिया को जो है उसकी वेलोसिटी के साथ उसी टाइम पे मल्टीप्लाई कर देना तो वो हो जाएगा मोमेंटम। अब इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स असल में वो फैक्टर है जो मोमेंटम में चेंज लाता है। इम्पल्स असल में कौन सा फैक्टर है, याद रख लें, ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बोल रहा हूँ, सही है ना। और अगली दफ़ा हाँ ये मैं आपको सबको इधर साथ ही बता दूँ, हम चूँकि पहले तो भूल गए थे क्विज़ लेना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम फ्राइडे वाले दिन हम इंशाल्लाह एक क्विज़ जो है ना वो इस एंड टर्म के बाद वाले सिलेबस में से करेंगे। और एंड टर्म के बाद वाले सिलेबस में से याद रखें, हम इसमें से चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे क्विज, सही है ना बनाना। यानी न्यूटन सेकंड लॉ भी उसमें शामिल होगा। जो हमारा क्विज एंड टर्म के बाद वाले क्विज होंगे ना, तीन होंगे या ये अब डिपेंड करता है। बारह हमने क्विज अगले हफ्ते लेना शुरू कर देना क्योंकि आगे टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा, तो हमने क्विज जो है वो नेक्स्ट वीक से हमने स्टार्ट कर देने हैं। 10-10 नंबर का सिर्फ एक क्विज लेना है अगले हफ्ते में, सही है ना। उस अगले हफ्ते में भी एक, तो आगे हमने हर वीक में एक क्विज लेते जाना है इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह बना दूंगा जी।
जी बात समझ आई है मेरी या नहीं आई? सर ईद है नेक्स्ट वीक। ओ भाई नेक्स्ट वीक ईद नहीं है, वो ईद होगी लेकिन हमने तो लेक्चर वाले दिन लेक्चर के टाइम पे लेक्चर ही करना है ना, वो ये जो है ना वो ऑनलाइन जो है वो चलता है, हमने 1-2 घंटे के लिए वो चलें खैर। अच्छा जी, जो बात जो चल रही थी उस बात को देख के अब ये इसके बारे ना टाइप करें सर, अगला हफ्ता छुट्टियां हैं सर। चलें वो बाद में देखेंगे ना, अभी आप उसको तो छोड़ दें। इधर आए जी। उसने मोमेंटम और उसमें पूछा था फ़र्क। तो फ़र्क मैं ये बता रहा था कि असल में मोमेंटम क्या होता है, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, ओके। और इम्पल्स असल में क्या होता है, इम्पल्स असल में वो फोर्सेस होती हैं जो कि मोमेंटम, जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके पास मोमेंटम होता है। जब जो इम्पल्सेस उस पर लगती हैं तो वो सारी फोर्सेस होती हैं जो उस पर एक्ट करके उसका मोमेंटम चेंज करती हैं, सही है ना। तो उनको इम्पल्सेस कहा जाता है, सिंपल इज द केस, सही है ना। कि वो हम देखते हैं कि जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही हैं उसका मोमेंटम चेंज कर रही हैं अप्रिशिएबली, तो उनको इम्पल्स कह दिया जाता है, सही है ना। तो इम्पल्स को आप क्या डिफाइन करेंगे कि इम्पल्स इज अ फैक्टर विच चेंजेस द मोमेंटम। अगर इम्पल्स जो है वो जो पहला मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन में हो तो जो फाइनल मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा। अगर जो इम्पल्स है वो इनिशियल मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है ना। और याद रखें कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। उसके बाद वो कुछ कहता है कि ये नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं। ये देखें अब ये आप देख लें कि एक ये बेस बॉल है या क्रिकेट जो है वो बैट के साथ ये बॉल जब लगती है मतलब वेलोसिटी के साथ, तो वो कहना ये चाहता है कि द इम्पैक्ट फोर्स exerted by the bat on this ball will usually be much larger than the weight of the ball। वो कहता है कि बॉल का जो वेट है वो बहुत थोड़ा है एज कंपेयर टू द दैट फोर्स जो कि इस बैट के साथ जो है वो बॉल की लगी है। तो आप देख लें कि ये कितना कंप्रेस हो गई है बॉल, सही है ना, मोमेंटरी। ये बड़ा जूम करके उन्होंने पिक्चर ली है। तो इसका मतलब बताया कि हमने एक्चुअली प्रॉब्लम में नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस को हम डिस्क्लूड भी कर सकते हैं, सही है। हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते या उनको हम जो है वो डिसरिगार्ड कर सकते हैं। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है, तो वो आपने एफएससी में भी बहुत सारा पढ़ लिया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि याद रखें कंजर्वेशन में जब भी बात होगी तो वो क्या होगा, एक बात होती है कि सिंगल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो जाना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स का म्यूचुअल इंटरएक्शन। और इसमें याद रख लें कंजर्वेशन की स्टेट्स क्या हो सकती हैं, वो स्टेट्स ये हो सकती हैं कि एक ही पार्टिकल है और उसकी जो है वो दो यानी किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर, किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या है, दो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आप उसका मोमेंटम चेक करते हैं। यानी क्या है, एक सेंट्रल फोर्स के अंडर जो है वो किसी दो पोजीशन पे उसका मोमेंटम चेक करते हैं। जैसे कह लें फॉर एग्जांपल आप रोप के साथ कोई जो है वो बॉब या मेस, ठीक है ना, या कोई बॉल आप आप पकड़ कर उसको जो है वो किसी सर्कल में घुमाते हैं, तो फिर उसका भी क्या हो जाएगा, यानी आपकी जो टेंशन जो रोप में डेवलप हुआ है वो सेंट्रल फोर्स है, सही हो गया। इसी तरह कह लें कि अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो उसके अंडर भी आप देख लें कि दो डिफरेंट स्टेट्स पे आप देखते हैं कि यार पार्टिकल का या मैस का कितना मोमेंटम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन में आ जाएगा। आप क्या काम करते हैं कि दो बाल्स हैं उनको आपस में कोलाइड कर देते हैं, ठीक है ना, दो चीज़ें टकरा जाती हैं तो वो भी कंजर्वेशन में आ जाती है। यहाँ पे भी पार्टिकल्स का म्यूचुअल इंटरेक्शन हो जाए या एक ही पार्टिकल हो उसके किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर जो है वो डिफरेंट जो है वो पोजीशन पे उसको देखा जाए मोमेंटम का, तो वो भी जो है वो कंजर्वेशन की स्टेट में आ जाता है। यानी कंजर्वेशन का असल लिटरल मीनिंग ये होता है कि कोई एक्सटर्नल जो है वो फोर्स उस सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट ना करे। यानी मोमेंटम आपस में म्यूचुअल चेंज तो हो जाए लेकिन क्या हो कि बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक हो गया या नहीं हुआ, बताएं मुझे टाइप करके जो है। हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
जी, नहीं पूछना। ठीक हो गया। सही हो गया ना? यानी नगे फिल्म। अच्छा, ये अब सैंपल प्रॉब्लम आगे शुरू हो गया है, इनको तो आप करेंगे। आपके लिए मैंने एक बड़ी जो है ना वो इस दफ़ा जो मैंने प्रॉब्लम डेवलप किए हैं, यानी खुद बनाए कंपाइल किए हैं, उनके लिए मैंने जो है ना वो ये आसानी कर दी। सर कंजर्वेशन में इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा? ये देख लो, बात सुनो। स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि सर कंजर्वेशन में इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। देख लो, बात सुनो। कंजर्वेशन का असल लिटरल मीनिंग असल में क्या होता है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि मतलब जितने पार्टिकल्स हैं उनका इंटरेक्शन से पहले भी जो है मोमेंटम की ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम है, या उसकी डायरेक्शन कह लें, और फाइनल में बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया ना? लेकिन मोमेंटम म्यूचुअल जो है वो चेंज हो जाता है, एक का कम हो जाता है, दूसरे का ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। सही है ना? ये मतलब है। जी, आगे आ जाएँ। ये प्रॉब्लम देखें जी, प्रॉब्लम है कौन-सा हाँ जी, लीनियर मोमेंटम के प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2/173 से, और मैंने आपके लिए क्या काम किया है, इस दफ़ा मैंने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट भी साथ डाल दी है, और साथ मैंने एक और जो है वो इसमें जो चेंज की है, वो ये काम किया कि यहाँ पे इसकी साइड बार भी मौजूद है। ठीक है ना? डेवलप कर दी है कि यहाँ पे ये देखें 3 स्लैश जो है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉब्लम ये आ जाएगा ये। ठीक है ना? ये 173 ये प्रॉब्लम है। तो साथ स्टेटमेंट भी लगा दी और आगे मैंने इसका सॉल्यूशन भी लगा दिया साथ ही, यानी कर दिया है। ये देखें जी, वो पढ़ता वो क्या है, यही प्रॉब्लम की वो कहता है 0.2 किलोग्राम वेट ऑफ क्ले इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड ड्रॉप्स 2 मीटर ऑन टू ए कंक्रीट फ्लोर। ये देख रहे हैं ना, ये 0.2 किलोग्राम की वेट है। वेट का क्या मतलब है? वेट जैसे अब ये गारा नहीं होता, या इसी तरह की कोई जो है वो मट्टी मड वगैरह वही है। ठीक है ना? क्ले इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वो कहता है इसको एट रेस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है टू ए कंक्रीट फ्लोर। ये कंक्रीट फ्लोर जो है वो बना हुआ है। द क्ले डज नॉट रीबाउंड, वो कहता है क्ले इस पर लगकर वापस नहीं आती। जैसे आप कहते हैं ना, बाल को आप स्ट्राइक करते हैं तो वो रीबाउंड हो जाती है ना, यानी वापस आ जाती है, लेकिन वो कहता है उसके साथ चिपक जाती है। एंड द कोलिजन लास्ट 0.04 सेकंड, वो कहता है कि कोलिजन कितने टाइम तक रहता है? 0.04 सेकंड तक रहता है। डिटरमिन द टाइम एवरेज ऑफ द फोर्स विच द फ्लोर एग्जर्ट्स ऑन द क्ले ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, तवज्जो आपकी चाहिए। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो याद रखें कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ का है। आपको पहले हर प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफाई होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या जो है वो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का है, यानी इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का है या कंजर्वेशन का है। ये आपने याद रखना है हमेशा। तो उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये तो सॉरी, ये जो ऊपर मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखा ना, ये तो मैंने आर्टिकल का नाम रखा है। ये आर्टिकल का नाम असल में मैंने लिखा है कि यहाँ से असल में लीनियर मोमेंटम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ये मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं लिखा कि ये कंजर्वेशन का है। याद रखें, ये प्रॉब्लम कंजर्वेशन का नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है वो कंजर्वेशन का नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? ये प्रॉब्लम जो है वो इम्पल्स मोमेंटम का, जो कि देखो ना, इम्पल्स उसने खुद बता दी है कि 0.0 जहाँ पे भी टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम तक जो है वो उस पर ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं या रिएक्शन वगैरह, तो इसका मतलब उसमें इम्पल्स जो है वो टेक पार्ट कर रही है। अब रह गया पॉइंट, हमने 2 मीटर तक जो है ना वो देखना है कि उसके ऊपर जो है ना वो कुछ वर्क भी तो हुआ है ना, जो यहाँ तक वो आया है इस तक। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसके ऊपर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। क्या लगाना है जी? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। ये देखिए मैंने लगाया है, पढ़ें। एम कितना है इसका? सर प्लीज नेक्स्ट वीक कोई क्लास, यार मैंने अभी बकवास की है ना। ये कौन है हमजा राना? मैंने कहा है कि इस तरह की क्वेश्चन ना करें, नेक्स्ट वीक कोई क्लास, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे। हमारे पास पूरा हफ्ता है ना ये सारा कुछ मतलब बोलने का।
फिर आप जो है ना फजूल क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये कौन है हमजा राना 341, फिर मुझे नसीहतें कर रहे हैं। भाई मुझे खुशी होती है, मैं मकसद है टीचर आपके लिए जो है वो टाइम निकाल और आप लोग जो है वो नखरेबाजी करते हैं, मैं बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी आप इस पंगे में पड़े हुए हैं। मैंने एक दफ़ा मना कर दिया आपको। ये मेरा ख्याल है कि फेक ही ऐड हो जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। इनको मेरा ख्याल है समझ मेरे समझाने से तो नहीं आ सकती ना। ये हमजा राना, ये पता नहीं कौन है जी। हाँ जी, तो अब तवज्जो रहे, एक मिनट यहाँ पे। अच्छा जी, तो जो बात मैं बता रहा था वो ये है कि m कितना है 0.2 किलोग्राम, और v नॉट कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और h कितना है 2 मीटर है, और डेल्टा t कितना है 0.04 सेकंड है, और कोलिजन क्या है, कोलिजन इंटरवल है 0.04 सेकंड। ठीक हो गया। ये इम्पल्स कितनी होगी, इम्पल्स का हमें फार्मूला पता है कि वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एफ डी टी, यानी समेशन ऑफ एफ डी टी ये G2 माइनस G1 के बराबर है, हमने अभी पढ़ा है ना, सही है। तो हम जो है वो इसके ऊपर पहले वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 प्लस U1 टू 2 इज इक्वल टू T2। सही हो गया। अब T1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो एट रेस्ट स्टार्ट हुआ है तो वो 0 हो गया। अब उसके बाद आगे मुझे बताएं जल्दी, ये साथ देखें, इधर ही देख रहे चलें। 2 मीटर का उसने जो है वो वेट नहीं सिर्फ वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू वेट हो गया, 2 मीटर तक जब ट्रेवल कर रहे हैं और कोई फोर्स नहीं है, नीचे डायरेक्शन हमने पॉजिटिवली, पॉजिटिव वर्क आ गया। इधर आ गया हाफ, और m कितना आ गया W बाई जी, यानी उसकी मैस हमने मतलब W बाई जी लिख ली ना, और v स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4g, और ये आ जाता है 6.26 मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर इम्पैक्टिंग। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया, मेरी बात सुने ना, यहाँ इधर ही मैंने इसको जो है ना वो इधर ही साथ ही ओपन किया हुआ है, कि यहाँ पे जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, बात सुने, बिल्कुल जो है वो जैसे इस पॉइंट पे जो है ना वो जैसे ही पहुंचेगी इस पॉइंट पे, सही है ना, तो जस्ट बिफोर इम्पैक्ट कह लें, इम्पैक्ट के फौरन थोड़ा सा पहले उसकी जो वेलोसिटी उसके पास होगी वो कितनी होगी, वो जो आपको ये बताई हुई है, ये 6.26 मीटर। अब उसके बाद विच विल बी द वेलोसिटी फॉर जो है वो मतलब है G1। अब इसका मतलब क्या है, हमने अब आगे उसके बाद हमने मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है, उसके बाद हमने क्या चीज़ लगानी है, मोमेंटम जो है वो प्रिंसिपल लगाना है। वो मोमेंटम प्रिंसिपल हमें पता है कि वो यही होता है जो हमने पहले पढ़ा है, जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि इधर भी देखो ना वही बात है कि G1 प्लस समेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू G2, वही लगा दिया है। अब आपने इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस देखें कि जब वो फ्लोर पे जब स्ट्राइक करने लगा है, देखें अगर मैं इधर फ्लोर भी बना दूं आपके लिए, ये देखें, सही है ना, ये जो है वो फ्लोर पे वेट नीचे की तरफ है और रिएक्शन फ्लोर का क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स हो जाएगा। लेकिन मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन ले ली है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन ले ली है पॉजिटिव। तो आप मुझे एक बात बताएं कि ये कितना हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो है वो आर, यानी आर ऊपर और ये माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना, आर माइनस डब्ल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, यानी माइनस आर आ जाएगा ना, और प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और इस सारे को जो है वो डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई, ये इम्पल्स आ जानी, यानी क्या है, समेशन ऑफ एफ ये है, और साथ डेल्टा टी हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें डिस्क्रीट टाइम दिया हुआ है, सही हो गया। ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, G2 माइनस जो है वो G1। ठीक है, याद रहे कि G2 क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है, और G1 क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम। और ये जो फाइनल मोमेंटम है वो कौन सा होता है, ये है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, और G1 क्या है, ये जस्ट बिफोर इम्पैक्ट वाला मोमेंटम है। यानी जो G1 है दिस इज द जस्ट बिफोर मोमेंटम, और G2 क्या है, ये जस्ट आफ्टर मोमेंटम है, सही हो गया। अब ये देखें,
कि सर माइनस आर डब्ल्यू किस तरह आया है? माइनस आर डब्ल्यू इस तरह आया यार, इसको ना बेशक इस तरह ना लिखो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी कॉमन ले लिया ना। आप लिख सकते हो ना कि अब आप देखो, आपने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली है? वाई डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया, तो आर ऊपर की तरफ है तो ये माइनस आर आ जाएगा, और डब्ल्यू क्या डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव होना है, तो माइनस माइनस डब्ल्यू कितना होता है? पॉजिटिव हो जाता है ना। तो आपने इसी तरह लिख लिया, साथ हर एक के साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई होना था, डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो हमने बाहर लिख लिया है माइनस इंटू आर माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। यानी असल में देखो एक्सपेंड करो तो कितना बनेगा? माइनस आर और प्लस डब्ल्यू बनेगा ना। ये देखें डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेट नीचे की तरफ है, पॉजिटिव हो जाएगा, आर ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अब होगा क्या कि जो G2 है, अब G2 क्या होना है? जस्ट आफ्टर जो है वो फाइनल मोमेंटम है इम्पैक्ट के बाद, इम्पैक्ट के बाद मोमेंटम उसका जीरो हो गया, ये देखें। और लेकिन जो इनिशियल मोमेंटम था जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, वो क्या था? नीचे मतलब है वो डाउनवर्ड्स था। वो क्या था? डाउनवर्ड्स था। ठीक हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने ये देखो पॉजिटिव ली है, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा? ये माइनस तो फार्मूले का आ गया ना, ये माइनस तो हमें पता है कि G2 माइनस G1 तो ऑलरेडी फार्मूला में मौजूद है। किस तरह? जैसे आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूला में होता था कि v a रिलेटिव b किसके बराबर होता है? v a माइनस v b। तो ये तो असल में वो फार्मूला वाला है ना, वेक्टर वाला। तो हमारा असल में ये मोमेंटम है, ये तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया ना, ये मोमेंटम है हमारा, ये है पॉजिटिव क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नेगेटिव तो वैसे आ गया फार्मूला में, तो ये -1.252 जो है वो ये आ गया। इसको करेंगे बंद। अब आगे हैं, अब हमने इसमें क्या लिख दिया? माइनस आर माइनस डब्ल्यू। अब 1.2 डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 0.04 दिया हुआ है, इस पर डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया? -31.3। ठीक है, यहाँ से माइनस आर है तो ये इधर से जो है वो आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यू में ये ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 31.3 और डब्ल्यू, और उसका वेट कितना है? 0.2 किलोग्राम उसका मैस है, और 9.81 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 33.3 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया रिएक्शन। सही है, ये क्या चीज़ आ गई है जनाब? रिएक्शन की हमारे पास वैल्यू आ गई है। आंसर आप कहें तो बुक से भी दिखा देता हूँ, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ये है जी फ्लोर का रिएक्शन। अब इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि सिंपल सा था। इसमें आपको जो कि एग्ज़ाम में ना सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन आपको होनी है ना मोमेंटम वाले प्रॉब्लम में, आपने ये कंफ्यूज हो जाना है कि आपने इस 2 मीटर के ऊपर ना इम्पल्स मोमेंटम लगा बैठना है, ठीक है ना। वैसे तो मेरी बात सुने, वैसे तो कोई मसला नहीं, आप इसको बेशक जो है वो इम्पल्स मोमेंटम से भी आप जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी बेशक जो है ना वो आप उसको निकाल ले, ठीक है ना। तो उसमें जो है वो इतना इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप देखें ना, अगर इस पे इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल आप इन दो स्टेट्स के दरमियान लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इनिशियल जो है वो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये लेकिन हाँ, अब मसला पता क्या? इम्पल्स आप इस पे क्यों नहीं लगा सकते? देखो ना 2 किलोग्राम का मैस है तो यहाँ तक, यानी उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले उसका टाइम निकाल लें, ठीक है ना। हमें 2 मीटर तक हमें देखना पड़ेगा कि इसका टाइम कितना है, क्योंकि इम्पल्स के अंदर टाइम आ जाता है ना। तो ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था तो इस वजह से हम इस पे वर्क एनर्जी बेहतर लगा सकते थे, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर आपने इम्पल्स लगाना चाहते हैं पहले तो वो लगा दें, लेकिन असल जब रिएक्शन निकालना है तो आपने जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वाला कंसेप्ट याद रखना है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है, तो फिर जो है वो आपका प्रॉब्लम सही लग जाएगा। ओके है या नहीं? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, जल्दी करें। अगर पिछले क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं किसी को है तो जल्दी बताओ, शाबाश बोलो।
जी, नो क्वेश्चन। चलें फिर अगले प्रॉब्लम पे आ जाएं। वो है जी, कहता है कि 2 ऑर्बिटल मैनोवरिंग इंजन्स ऑफ द स्पेस शटल डेवलप 26 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट ईच। वो कहता है कि दो जो है वो इंजन है स्पेस शटल के, जो कि हर एक 26 किलो न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द शटल if the shuttle is traveling in orbit at a speed of 28,000 kilometer per hour, in 28,000 kilometer per hour, how long would it take to reach a speed of 28 जो है वो ठीक है ना 28,100 kilometer per hour after two engines are fired. The mass of the shuttle is 90 megagram. अब 90 मेगाग्राम का किलोग्राम कितना बनेगा जल्दी बताओ। 90,000 किलोग्राम बन जाएगा। सही हो गया, क्योंकि 1 मेगाग्राम में 10 रेज पावर जो है वो 6 है, साथ 10 रेज पावर डिवाइडेड बाय 10 रेज पावर 3 करोगे, 10 रेज पावर 3 जो है वो बच जाएगी, तो ये आ जाएगा। ये ले कैसे सॉल्व किया है 174 को देखें। ये देखें 2 ऑर्बिटल मैनोवरिंग इंजन ऑफ द स्पेस शटल वाले, ये देखें इस ये प्रॉब्लम भी असल में अब किस चीज़ का याद रखें कि जहाँ पे भी जो है ना वो फोर्स आ गई है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है वो इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का। G1 प्लस जो है वो T1 टू T2 समेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू G2। ठीक है, अब V1 कितना है उसकी 28,000 किलोमीटर पर आवर, ये है मीटर पर, ये आ गई उसमें फीट पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। M कितना है 90 मेगाग्राम, तो 90 में 10 किलोग्राम आ गया। अब उसके अंदर इस फार्मूला में पुट किया G1 इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मैस और वेलोसिटी आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दिया, ये देख लें 77 V1 वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दी, प्लस आगे क्या चीज आ गई देखें, दो इंजन हैं और हर एक की फोर्स कितनी है 26 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन कितने बन गए 26,000 न्यूटन, दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, यानी चूंकि इम्पल्स भी तो आनी है ना साथ, जो टाइम हमने निकालना है ना कि कितने टाइम तक ये लगे हैं, उसने टाइम ही पूछा है, तो इधर फाइनल मोमेंटम कितना है मैस है और फाइनल वेलोसिटी ये है। ठीक हो गया, ये साथ इसको सॉल्व किया, डेल्टा टी डायरेक्ट आ गया 48.076। सही है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ। ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम था ना, ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था यार। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, शाबाश। मैंने ऊपर डायग्राम स्टेटमेंट भी लिख दी है आपके लिए और साथ सॉल्व भी कर दिया है। सही है, कोई क्वेश्चन है तो बता दो, मैं आंसर भी चेक करवा देता हूँ। वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया 48.076, आंसर दिया हुआ बुक में 48.1, तो 07 का मतलब है 1 नहीं है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। चैट में क्या लिखता है सर, DW क्या चीज है सर, माइनस, ये तो बता दिया ना ऊपर वाला सर। डेल्टा पावर, डेल्टा टी पावर में है